हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आर्ट्स का हिस्ट्री का है, 5वां चैप्टर है यात्रियों के क्या है, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। तो यात्री कौन थे? जो विदेश से आ रहे थे, उनको क्या है, यात्री कहेंगे। तो उन्होंने क्या है, भारत के समाज के बारे में जाना और देखा। तो वे भारत में घूमने फिरने के लिए आए। कब आए? 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच तक। ठीक है, तो उसमें कौन कौन आए देखो भाई। अब ये तो है इनका परिभाषित भाई क्या है, शास्त्र और शास्त्रों से संबंधित शरीयत मतलब इस्लामी कानून, कारवा, बड़ी सामूहिक यात्रा, शुद्धलेख, सुनकर लिखना, इतावली, इटली का निवासी, ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की। तो ये क्या है, सब परिभाषित शब्द है भाई। इसका अर्थ ये है। ठीक है, अभी कह रहा है अध्याय के सार में देखो भाई, भारत में प्राचीन काल से विदेशी यात्री आते रहे हैं। ये यात्री किस लिए आते थे? व्यापार के लिए, रोजगार, तीर्थ यात्रा या धर्म प्रचार इत्यादि उद्देश्य से आए। इन यात्रियों में से कुछ ने अपने वृत्तांत मतलब पुस्तक जो देखा और वो लिख दिया, व्यक्ति डायरी व संस्मरण के रूप में लिखे। उनके यही लिखित साक्ष्य हमें भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों को समझने के आधार देते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसमें मैन है, जैसे मान ले आया, एक तो आया भाई अलबुर्नी आया। कौन आया? अलबुर्नी भी आया है। फ्रांसीसी फ्रांसवा बर्नियर भी आया है। ठीक है, तो ये सब क्या है, कोई 11वीं शताब्दी में, कोई कौन सी शताब्दी में। फिर मोहम्मद खारिज, इब्न बतूता। ठीक है, तो ये सब क्या है, विदेशी यात्री है। तो इन्होंने क्या क्या देखा भारत में, जो देखा और वो लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखो आगे। अब ये देखो अगर कौन सा भारत में विदेशी यात्री कब कब आया। देखो 711 से 12 में को मोहम्मद बिन कासिम अरब क्षेत्र से आया भारत में। दूसरा 973 से 1048 अलबुर्नी उज्बेकिस्तान से आया। 1254 से 1323 तक मार्क पोलो इटली का निवासी था, वो आया घूमने फिरने। ये सब भारत में घूमने फिरने के लिए आए भाई। ठीक है, और इनका संदेह रखा भाई इस इसमें आए। अब इन्होंने क्या किया देखो भारत के। किताबुल हिंद एक लेख लिखा। किताबुल हिंद अलबुर्नी द्वारा रचित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक तौर पर यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा है तथा बाद में यह विश्व के कई प्रमुख भाषाओं से में अनुवादित हुआ। इसमें कुल 80 अध्याय है, जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, समाज, परंपरा, चिकित्सा, ज्योतिष इत्यादि विषय को विस्तृत ढंग से लिखा गया है। इसे लिखा गया है। भाषा की दृष्टि से लेखक ने इसे सरल व स्पष्ट बनाने का प्रयास किया। अलबुर्नी ने इस रचना के लेखन में विशेष शैली का प्रयोग किया है। वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से प्रारंभ करता है और फिर उस उत्तर संस्कृतवादी परंपराओं के अनुरूप विस्तृत वर्णन के साथ करता, फिर उसका अन्य संस्कृतियों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करता। वह इस कार्य में पाली, प्राकृत इत्यादि भाषाओं के अनुवाद का प्रयोग, मतलब पहले उसने अपने लिखा, फिर इनका अनुवाद इन भाषाओं में किया। वह विभिन्न दंत यानी कि मुंह से जो कथाएं से लेकर विभिन्न वैज्ञानिक विषय, खगोल विषय व चिकित्सा विज्ञान इत्यादि की रचनाएं, वह प्रत्येक पक्ष का वर्णन आलोचनात्मक ढंग से करता था। ठीक है भाई, अब देखो भाई, इब्न बतूता और बर्नियर ने जिन दृष्टिकोण से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे, इब्न बतूता और बर्नियर ने जो दृष्टि से देखा और यात्रा की और वृत्तांत देखा, उनकी तुलना की है। इब्न बतूता और बर्नियर दोनों ही विदेशी यात्री हैं। इन दोनों ने ही भारत के बारे में अपना वृत्तांत विस्तार से लिखा है। तुलनात्मक दृष्टि से उनका वृत्तांत में कुछ समानता व कुछ में अंतर है। दोनों का क्या है, दोनों की बातों में कुछ तो अंतर है, कुछ समान भी है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को देश का रहने वाला था। वह धर्मशास्त्री, उसने साहित्य व सांस्कृतिक ज्ञान से हटकर यात्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से 1325 ईस्वी में यात्रा प्रारंभ की। मध्य एशिया में उसने भारत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा की।
प्रशंसा सुनी मोहम्मद बिन तुगलक की। इससे उसके मन में शासक से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह 1334 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा और मोहम्मद बिन तुगलक व इब्न बतूता दोनों एक दूसरे की विद्वत्ता से प्रभावित हुए। मतलब एक दूसरे को देखते ही, यानी भाई इसमें ये बड़ा विद्वान है, तो उससे दोनों में एक दूसरे में क्या है, प्रभावित हो गया आपस में। शासन उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। काजी मतलब वकील। तथा बाद में दूत बनाकर चीन भेज दिया। कहाँ भेज दिया? चीन। चीन जाने के बाद उसने 1349 ईस्वी में स्वदेश चला गया। अपने मतलब देश अफ्रीका चला। मोरक्को के शासक के निर्देश पर इब्न जुजाई ने उससे अनुभव लेकर रिहला नामक ग्रंथ की रचना की। मतलब उससे क्या अनुभव लिया? अबू जुजाई ने अनुभव लेकर रिहला नामक लिखा। ठीक है भाई। दूसरी ओर बर्नियर, जो फ्रांस का रहने वाला था, दूसरे ओर बर्नियर वह व्यवसाय से चिकित्सक था, मतलब डॉक्टर था। वह शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम दिनों 1656 में भारत आया और 1668 में स्वदेश चला गया। उसने ट्रेल द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक लिखी। दोनों में समानता यह है कि दोनों ने अपने अपने समय के शासकों के दरबार समानता व अन्य उच्च वर्ग के लोगों के जीवन की जानकारी दी। दोनों ने समाज की परंपराओं, विशेषकर विवाह प्रणाली, स्त्री प्रथा तथा त्योहारों इत्यादि का वर्णन किया है। दोनों का वृत्तांत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बना है। दोनों में अंतर मुख्य रूप से उद्देश्य को लेकर है। बतूता अधिक से अधिक जानकारी लेकर जिज्ञासा का शांत करनी चाहता था, जबकि बर्नियर भारत का पश्चिम यूरोप की तुलना करता था। मतलब बर्नियर की किससे करता था? वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न लोगों से। वो भारत को निम्न बताना चाहता है। वह यूरोप में पूंजीवाद के उत्थान की स्थिति के अनुरूप लिखता है। इब्न बतूता ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, जबकि बर्नियर ने रचना स्वयं लिखी। अब बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरों केंद्र के चित्र का वर्णन कीजिए। अब कह रहा है बर्नियर ने मुगल काल के नगरों का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। वह अनुपात यूरोप के नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। मुगल कालीन नगरों को बर्नियर शिविर नगर कहता था, अर्थात ऐसे नगर जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर करते थे। ये शिविर नगर तभी बनते थे जब राजकीय दरबार का आगमन होता था। राजकीय कारवां के निकल जाने के बाद इन शिविर नगरों का आविर्भाव समाप्त हो जाता था। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से राजकीय प्रश्न पर निर्भर करते थे। बर्नियर के अनुसार उस काल में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। ये नगर उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान और आदि श्रेणियों में विभाजित थे। वास्तव में इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदाय तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का परिचायक था। इस काल में नगरों की एक विशेषता और यह भी सामने व्यापारी वर्ग मजबूत सामुदायिक बंधुताओं के संबंधों में जुड़े हुए थे। ये व्यावसायिक और जातिगत संस्थाओं के मध्य से संगठित थे। पश्चिम भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता था। पश्चिम क्या कहा जाता था? महाजन। उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहर केंद्रों के सभी महाजनों को सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया का सेठ द्वारा होता था। शहर के अन्य समुदाय के व्यवसायी वर्ग में चिकित्सक यानी हकीम, वेद अध्यापक, मुल्ला, पंडित, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वस्तु संगीतकार, सुलेख, लेखक आदि ये राज्य के आश्रय अथवा अन्य के संरक्षण में रहते थे। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के बारे में कई साक्ष्य दिए गए हैं। उसके अनुसार भारत में दास बाजार में
उसी तरह बिकते हैं जैसे कि अन्य दैनिक प्रयोग की वस्तुएं। लोग इन दास दासियों को घरेलू कार्यों तथा उपहार इत्यादि के लिए खरीदते थे। वह जब सवै सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए दास खरीदे। उसने मुल्तान पहुंचकर वहां के गवर्नर को किशमिश व बादाम के साथ एक दास और कुछ घोड़े भेंट किए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक को उसके ज्ञान व प्रवचन से प्रभावित होकर 1,00,000 टके तथा 200 दास दे दिए। कितने दे दिए? 200 दास। ठीक है भाई, ठीक।